हे गाइस, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि किसी भी चैप्टर की, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की मास्टरी करने के लिए उसके फंडामेंटल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम फिर से एक फंडामेंटल लेक्चर लेकर आए हैं जिससे हम केमिस्ट्री के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं, तो वो है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूज़ क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इस प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी, इस टर्म को हमने बहुत बार यूज़ किया केमिस्ट्री में। हम बहुत टाइम से इस टर्म को देखते आ रहे हैं, तो इसको इन डेप्थ आज जानते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है और इसे डिटरमाइन कैसे करते हैं। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है। Electronegativity of an element. It is the qualitative ability of an atom in a compound to attract shared electron pair towards itself. तो ये क्या है, ये इंग्लिश में मैंने क्या क्या लिखते हैं, क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? दो चीजें होती हैं, या तो हम किसी चीज को अंदाजा लगाते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि थोड़ी गर्मी है, ज्यादा गर्मी है, आज थोड़ा ठंडा मौसम है, इस तरह की बातें हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। तो मैंने ये थोड़ी बताया कि यहाँ पे एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या हो रहा है, मैंने बोला गर्मी है, आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है। तो ये क्वालिटेटिव बात है कि हम बस एक रेफरेंस में, एक चीज के रेफरेंस में बात करें। जैसे मैंने बोला कि आज कल से ज्यादा गर्मी है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने कल के कंपैरिजन में आज के बारे में आपको बताया कि आज कल से ज्यादा है, बट कितना ज्यादा है ये मैंने नहीं बताया। दिस इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊंगी कि आज का टेम्परेचर कल के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस तरह से हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और किस चीज की? तो एक एटम की। लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंट एटम की है? नहीं, ये एक एटम की प्रॉपर्टी है एक कंपाउंड के अंदर कि वो अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो शेयर कर रहा है उस एटम के साथ, दूसरे एटम के साथ, वो उसे कितना अपनी तरफ खींच पा रहा है। तो कैसे इसे देखते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया, जैसे ए और बी दो एटम्स हैं, इन दोनों का एक कंपाउंड बना हुआ है और इस कंपाउंड में इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाला ताकि ये शेयर करके बॉन्ड बना पाए। और इस शेयरिंग में अब अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कंपाउंड में ए से, तो वो क्या करेगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बीच में रहना चाहिए था, वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। जैसे आपने देखा हो कि अगर आप किसी के साथ टीम अप करना चाहते हैं या आपने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट की, तो ज्यादा पावरफुल होगा वो सारी चीज अपनी तरफ खींचने लगेगा ना, आपके पास पावर कम आ जाएगी। तो इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है कि बी अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके और उसके बीच में रहना चाहिए था, वो उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच कर रखेगा। वो पूरा आपसे ले नहीं पाएगा, बट वो ज्यादातर पार्ट उसे अपनी तरफ रखेगा, आपसे थोड़ा दूर रखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर काफी हद तक बी के पास जा चुका है और इस वजह से एक माइनस डेल का चार्ज आ गया और एक के ऊपर प्लस डेल का चार्ज आ गया। डेल मतलब फ्रैक्शनल चार्ज आया है, कंप्लीट चार्ज नहीं आया है, बट थोड़ा सा चार्ज उसके पास आ गया, वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसने इलेक्ट्रॉन पर को खींचा तो नेगेटिव चार्ज उसका थोड़ा सा ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। इट इज नॉट मेजरेबल। मैंने आपको बोला कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इट इज कैलकुलेटेड क्वांटिटी। इसे हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम आगे अभी देखेंगे। फिर एक पॉलिंग स्केल का कंसेप्ट आता है जिसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक नंबर असाइन किया है हर एलिमेंट के लिए, बट दिस इज नॉट वेरी करेक्ट क्योंकि हमने बोला कि ये कंपाउंड में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये इंडिपेंडेंट एटम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बट पॉलिंग ने क्योंकि एक स्केल दिया था और उनका ऑनर करने के लिए हमने पॉलिंग स्केल को अपनाया है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलमोस्ट इसी के आसपास हमारी वैल्यू आती है, इसलिए हम इस स्केल को कंसिडर करते हैं। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या किसी एटम की, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स्ड क्वांटिटी है, तो नो, इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। पॉलिंग स्केल पे हमारे पास नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऑल्दो आपको अगर मैं बताऊं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या क्या इक्वल है, कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए हैं, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो वहां पर आपको और एग्जांपल्स दिखेंगे। और ये ऑर्डर छोटा सा दे दिया है, FONCLBRISCH इसे हम ऐसे ही याद करते हैं, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, बट इतना याद करने की हमें नीड नहीं होती है। मेन तो हमारे ये आगे के 3 या आगे के 4 होते हैं। तो FON से हम याद सकते हैं फोन। फोन आजकल तो बहुत
कॉमन चीज हो गई है, तो फोन से याद कर सकते हैं कि ये ऑर्डर होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्लोरीन, तो हमने इक्वली मानते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट अगर कोई जबरदस्ती आपसे पूछे तो आप बोल रहे हैं नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कैसे इसका क्या क्या यूज है, इस प्रॉपर्टी का हम क्या यूज कर सकते हैं। तो हमें इसे पता है कि हमारा जो बॉन्ड बना है किसी भी दो एटम्स के बीच में, वो किस टाइप का बॉन्ड है। क्या वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है या वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, ये देखना पड़ता है। जैसे अगर मेरे पास ए पे प्लस चार्ज आ गया, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ये दो अलग अलग हमारे पास आयंस होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक नेगेटिव क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने शेयरिंग करवाई, फॉर एग्जाम्पल आप वाटर का एग्जाम्पल देख सकते हैं H2O, तो यहाँ पे क्या ये वाटर H हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, ये दोनों ही हमारे जो है नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके बीच में बॉन्ड कैसा, तो ये थोड़ा सा कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड बनता है, पार्शियली आयनिक बॉन्ड जिसे हम कहते हैं। और इस पार्शियली आयनिक बॉन्ड क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये चार्ज क्या है, हमारा पार्शियल चार्ज है, इसकी वजह से पार्शियली आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं पॉइंट स्केल के बेसिस पे, कि अगर हमारे पास जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ टू एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1.7 तो हमारा बॉन्ड जो ज्यादा आयनिक है, और अगर 1.7 से कम है तो हम उसे कम आयनिक मानते हैं। जैसे आप मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दिए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमें कैसे पता चलता है, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा दोनों हमारे जो एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जो कंपाउंड के पार्ट हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनका बीच में जो डिफरेंस है, वो जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा आयनिक होने वाला है, और जितना कम होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट होने वाला है वो बॉन्ड। यहाँ पे आपके लिए फंडा भी दिया हुआ है, बॉन्ड विद स्मॉलर साइज एटम इज स्ट्रॉन्गर एंड बॉन्ड विद लार्जर साइज एटम इज वीकर। तो जो छोटा सा एटम है उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, जो बड़ा एटम है उसके साथ वीकर बॉन्ड बनेगा। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, वाटर, जैसे हमारे पास XOH टाइप की हाइड्राइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड का तो यही मतलब OH ग्रुप उसमें आएगा। तो एसिडिक इन वाटर और बेसिक इन वाटर दो टाइप से हो सकती है, राइट। हमारे पास जैसे अगर ये एसिडिक है तो हमारा H प्लस आयन दे देगा, बाकी का आयन रह जाएगा, बाकी का कंपाउंड हमारे पास एज एन आयन रह जाएगा। और अगर ये बेसिक होगा तो ये OH माइनस आयन दे देगा। ये तो हम बहुत छोटी सी बात है, 10th से पढ़कर आते हैं। H2O has high dielectric property, that is the ability to separate charges. तो ये एक dielectric property होती है, ये हम कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में फिजिक्स में देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, जैसे हमारे पास ये दो A और B एटम्स हैं, ये दोनों का वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाता है। जैसे आपने मैंने बोला NaCl, या हमने बोला HCl, HCl इज एन एसिड। ये एसिड है, ऐसे अगर आप रखेंगे इसे कंटेनर में, यहाँ पे एसिड रखा है तो ये पूरा HCl ही रखा है इसमें। एक अगर आप किसी भी उसमें से उठाएंगे पार्ट को तो वो पार्टिकल आपको HCl का दिखेगा, बट जब आप उसी HCl को फिर वाटर में जाके डाइल्यूट करेंगे तो फिर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको H प्लस और Cl माइनस ये दोनों आयंस मिलने वाले हैं इन प्लेस ऑफ दैट कंपाउंड HCl। ये क्यों होता है कि वाटर जो इनके बीच में चला जाता है और हाई डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी तो इससे इन दोनों चार्जेस को सेपरेट कर देता है। अब ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 by r², ये यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है। और ये क्या होती है हम फिजिक्स में आगे स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक, मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। छोटी सी बात है, 10th क्लास में भी हम सब पढ़कर आते हैं सर। कमिंग फॉरवर्ड, कलरेशन ऑफ मेटल हैलाइड्स, मेटल हैलाइड्स हमारे पास कलर्ड होती हैं। तो क्या कैसे पता लगता है कि कौन सा कलर्ड होगा, कौन सा डार्क कलर होगा, कौन सा लाइट होगा, कब कलर्ड होगा, कब कलर्ड नहीं होगा, तो इसकी अब हम बात करते हैं। मेटल हैलाइड्स जो ज्यादा आयनिक होती हैं, दे आर कलर्ड एज। क्या करना है, जो ज्यादा आयनिक है, विच आर मोर आयनिक, जिसके आयंस आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो डिसोसिएट करेंगे, उसमें चार्ज सेपरेशन लगभग 100% है, वो वाली हमारी कलरलेस होती है। और जिन जो हमारी लेस आयनिक होती हैं यानी मोर कोवेलेंट होती हैं, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर पार्शियली आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहता है, सामने वाले एटम की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, वो ज्यादा कलर्ड होती हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेटल हैलाइड्स हैं वो कलरलेस होती हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड NaCl नमक, जो आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज करते हैं,
that is colorless. Middle halides of D block elements, they are expected to be colored. इसके दो रीजंस होते हैं, वो दोनों रीजंस क्या हैं, इसके लिए आपको डी ब्लॉक वाले चैप्टर का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दिए हैं, और बेसिकली सिल्वर के हैलाइड्स हैं। Ag is सिल्वर, तो सिल्वर में हमारे पास सिल्वर का फ्लोराइड इज कलरलेस, सिल्वर क्लोराइड इज वाइट, सिल्वर ब्रोमाइड इज पेल येलो यानी लाइट येलो, सिल्वर आयोडाइड इज येलो इन कलर, और सिल्वर का सल्फाइड जो होता है वो तो ब्लैक कलर का होता है। Metallic and non-metallic correct. तो metallic elements they have more tendency to donate the electron. जैसे आपने सोडियम का देखा तो Na से वो Na प्लस बना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, so it is more metallic in nature, कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। It has more tendency to donate that electron, और जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है that is non-metallic in nature, right? अब अगर जो ज्यादा मेटालिक है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर रहा है, और जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो ज्यादा नॉन मेटालिक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है, ज्यादा पावर रखता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की, तो इसका जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है कि आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना दूसरी तरफ पुश कर सकते हैं। इन अ पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मोर मेटालिक इन नेचर होते हैं, और राइट साइड में अगर हम आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, फ्लोरीन वाली साइड या फिर जो भी है, तो ये सारे हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते जाते हैं। पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कर रही है। इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेस फ्रॉम अप टू डाउन। अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, जो हमारा मान लीजिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा और जो सेवेंथ पीरियड वाला एलिमेंट होगा, तो सेवेंथ पीरियड वाला ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, यानी वो ज्यादा मेटालिक इन नेचर होगा, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को अपने आप से दूर करने की, उसे डोनेट करने की। वैलेंस या वैलेंसी, ये दोनों टर्म्स हम यूज करते हैं। वैलेंसी हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट ये दोनों वैलेंस वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये क्या है? It is a measure of combining capacity of atom of the element, कि एक एलिमेंट किसी भी एटम का एलिमेंट है वो कितना ज्यादा कंबाइन करने की कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है उसमें कंबाइन करने की। वैलेंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी होगी, उस पर डिपेंड करता है। तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, और इट मे बी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट फॉर मेटल्स। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, बट इसे अगर हम देखना चाहें तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो वैलेंसी है ये कुछ केसेस में तो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से इक्वल होती है, और कुछ केसेस में ये हमारी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं स्टार्ट बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। और अगर मैं दूसरी तरफ उधर बात करूँ आपकी फ्लोरीन की, तो उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बट इसकी वैलेंसी 7 नहीं है, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप नंबर वाइज बता दिया है, जैसे ग्रुप नंबर 1 के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। ग्रुप नंबर 17 के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और इसकी वैलेंसी 1 और 7 दोनों होती है। किस में इसमें क्या लेते हैं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि केमिकल बॉन्डिंग कैसी होती है इनकी, किस टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, कितने बॉन्ड्स बना सकता है कोई एलिमेंट, उसकी कोवैलेंसी क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही और कंसेप्ट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।